सो हेलो एवरीवन, ऋषि दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या है। राइट, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेनिफिट कितने ज़्यादा अच्छे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। राइट, अभी हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, स्टॉक मार्केट में। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, ब्रोकर क्या होता है, सेबी क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं इसमें। अगर ये नहीं समझेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारे ओपोनेंट कौन है, हमारे साथ कौन कौन कंपटीशन कर रहे हैं। राइट, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कहाँ पे जाना है, सारी चीज़ें ऑपरेट कैसे करती है ताकि हम पैनिक ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक मारो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड फटाफट बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि अच्छी वीडियो आएगी, ये पूरी की पूरी सीरीज आएगी तो एक भी वीडियो आप लोग मिस ना कर जाओ, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी सीरीज है भाई, फ्री में। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो स्टॉक मार्केट के बारे में समझने वाले तो पहले बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राइट, तो बेसिक डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक्स। अभी बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, OLX का एग्जांपल लेता हूं। राइट, आपको आपका पुराना लैपटॉप बेचना है, आप क्या करोगे, OLX पे जाओगे, वहां पे एड पोस्ट करोगे, सामने किसी को लैपटॉप लेना होगा, वो भी OLX पे आएगा, वहां पे आपकी एड देखेगा एंड वो आपसे बाय कर लेगा सिंपल चैट करके। राइट, अगर आपको कुछ चीज बाय करनी है, मान लो आपको एक कार चाहिए, सेकंड हैंड कार चाहिए, आप क्या करोगे, सिंपली OLX पे आओगे, देखोगे कि किसी ने सेकंड हैंड कार पोस्ट की है, मेरे बजट में है नहीं है, आप उससे चैट करोगे, कन्विंस हो गए, सारी क्वालिटीज मैच होगी, आप बाय कर लोगे। तो सामने वाला क्या हो गया, सेलर हो गया, आप बायर हो गए। तो सेम चीज है भाई स्टॉक मार्केट के साथ। मान के चलो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है कॉल्ड एज स्टॉक। राइट, एंड आप इंटरेस्टेड हो वो बाय करने के लिए। राइट, तो मान के चलो रिलायंस है, आपको पता है कि भाई मोटा भाई का धंधा तो बहुत सही है, मोटा भाई आगे बहुत प्रगति करने वाला है। राइट, तो आप क्या करोगे, सिंपली स्टॉक मार्केट पे जाओगे एंड वहां पे आप उसका स्टॉक बाय करोगे। तो सामने कोई और बंदा रहेगा जिसको उसका स्टॉक सेल करना होगा, आप में और उस सामने वाले बंदे के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, किसकी ट्रांजेक्शन होगी, स्टॉक की ट्रांजेक्शन होगी, तो उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। राइट, अभी ये चीज होती कैसे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, पहले तो बहुत पेपर वेपर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह रहता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो वर्क कैसे करता है वो कैसे समझेंगे। चलो फटाफट दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। होप तो स्टॉक मार्केट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, वर्क कैसे करता है। मान के चलो कि स्टॉक मार्केट होता है ना, उसको पकड़ के चलो एक्सचेंज है, अपने यहाँ पे दो एक्सचेंज है, आपको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके ऊपर भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रेगुलेटरीज है, कौन कौन एक्सचेंज है, क्या क्या है सब कुछ। बट या मान के चलो कि ये है NSE, ये आपका ब्रोकर है। मान के चलता हूँ जरोदा बहुत फेमस है, तो आप लोगों को पता होगा, ये भी जरोदा है, ये भी जरोदा है, अलग ब्रोकर भी रह सकता है, बट हम फॉर एग्जाम्पल जरोदा मान के चलते हैं। राइट, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अभी पर्सन ए को 100 शेयर बाय करने हैं रिलायंस कंपनी के 2000 रुपए में, तो वो क्या करेगा, उसके ब्रोकर पे जाएगा, मीन सिंपली जरोदा की एप्लीकेशन ओपन करेगा, उसमें रिलायंस का स्टॉक सर्च करेगा एंड वहां पे बाय ऑर्डर प्लेस करेगा, भाई मुझे रिलायंस कंपनी के 100 शेयर चाहिए एट 2000 रुपीज के प्राइस पे। तो वो प्राइस क्वांटिटी सब वगैरह डाल के बाय पे क्लिक कर देगा। अभी वो ऑर्डर कहाँ पे जाएगा, वो ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज पे, एंड सेम एक्सचेंज पे किसी सेल साइड वाले का ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा होगा, या तो फिर फ्यूचर में आएगा, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो सेम पर्सन सामने वाला जिसके पास ऑलरेडी 100 शेयर है, या तो फिर उसको शॉर्ट सेलिंग भी करना है, नहीं भी है, इंट्राडे में बेचना है, तो वो बंदा क्या करेगा, सेम उसके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाएगा, एप्लीकेशन ओपन करेगा, रिलायंस का स्टॉक सर्च करेगा एंड वहां पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, क्वांटिटी एंड प्राइस डाल के, क्योंकि भाई मुझे रिलायंस के स्टॉक बेचने हैं 2000 रुपए के प्राइस पे। एंड वही ब्रोकर का ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज के पास दोनों ऑर्डर है, एक बाय ऑर्डर एक सेल ऑर्डर। ये दोनों ऑर्डर अगर मीट करते हैं तो ये दोनों ऑर्डर क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे वर्क करता है स्टॉक मार्केट। अभी देखो कितना सिंपल समझा दिया। राइट, तो इसी वीडियो पे लाइक बनता है, कमेंट भी कर दो अगर आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो। राइट, चलो, तो होप सो स्टॉक मार्केट का ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगी कैसे वर्कआउट करता है, क्योंकि देखो बैकएंड की चीजें ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि ब्रोकर से ऑर्डर एक्सचेंज पे आता है, एक्सचेंज पे ऑर्डर पड़ा रहता है, अगर आपका लिमिट ऑर्डर है, SL ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, आपका ब्रोकर के पास नहीं रहता है, वो ब्रोकर एक्सचेंज पे ऑर्डर भेज देता है, इसीलिए आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा क्विकली होता है। अभी मैंने इसमें और एक वर्ड बताया कि शॉर्ट सेलिंग ये कर रहा है, इसके पास शेयर नहीं है फिर भी सेल कर रहा है। राइट, ये चीज बैकएंड में कैसे होती है ना, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये डिटेल में जाननी है ना तो कमेंट कर दो, इसके ऊपर में मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ शॉर्ट सेलिंग कैसे वर्कआउट करती है। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने स्टॉक मार्केट समझ लिया, स्टॉक मार्केट ब्रेकडाउन समझ लिया कि कैसे काम करता है बैकएंड में। अभी समझते हैं कि रेगुलेटर क्या होता है और पार्टिसिपेंट क्या होता है। तो पहले हम अगर पार्टिसिपेंट पे जाएंगे, स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन से रहते हैं, कि मान लो कि एक आप स्कूल में जा रहे हो। राइट, तो स्कूल में जूनियर KG वाला बंदा भी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला बंदा भी है, 10th स्टैंडर्ड वाला बंदा भी है और 12th स्टैंडर्ड वाला भी बंदा है। उसी हिसाब से हम स्टॉक पार्टिसिपेंट समझेंगे।
तो आप है रिटेल इन्वेस्टर, हम भाई है जूनियर केजी वाला, राइट। उसके बाद आते हैं एनआरआईज, जिनके पास बड़ा फंड है और वो अब्रॉड रहते हैं बट स्टिल इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। एनआरआई हो रहता है, एनआरओ रहता है, अकाउंट बहुत सारे अलग अलग टाइप के अकाउंट भी रहते हैं, राइट। वो हो गए मान के चलो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, या इन शॉर्ट अगर इन दोनों को कंबाइन करके बताऊं तो डीआईआई रहते हैं, ये मान के चलो 10th स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, राइट। बहुत अच्छे नॉलेज वाले, बहुत पैसा है भरपूर। उसके बाद रहता है 12th स्टैंडर्ड वाले एफआईआईस, मतलब भरपूर ज्ञान, भरपूर नॉलेज, सब कुछ, मतलब एकदम सब देख लिया उन्होंने लाइफ में, ओके। तो वो लोग रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स कुछ नहीं है, आपके और हमारे जैसे लोग हैं जो कि छोटा मोटा पैसा लेके आते हैं मार्केट में, बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, राइट। जो उनकी लाइफ सेविंग रहती है वो इन्वेस्ट करते हैं, एवरी मंथ कुछ एसआईपी करते हैं वगैरह वगैरह, ओके। एनआरआई लोग क्या होते हैं? वो भी सेम चीज करते हैं हमारे से, बट वो बड़े क्वांटिटी में करते हैं, वो सिंपली अब्रॉड रहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही डिफरेंस है और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, डीआईआई क्या रहता है? तो मान के चलो कि कुछ बड़े बड़े फंड हो गए, राइट, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, या तो फिर यहाँ पे लिखा होगा देखो एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, या कोई कोई लार्ज एंटिटीज हो गई जो उसका इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई बड़े स्टॉक में बहुत सारी क्वांटिटी लाइक 5% 10% स्टैक ले रही है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो वो हो गई डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट। उसके बाद रहता है एफआईआई। ये एफआईआई क्या रहता है? ये भी सिमिलर चीज होती है बट ये फॉरेन बेस्ड रहती है, ओके। एंड वो भी इंडिया में बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करता है। अभी एफआईआई एंड डीआईआई का हमें क्या काम भाई? हम क्यों उनके साथ कंपटीशन करें? हमें देख के क्या मतलब है? तो एफआईआई एंड डीआईआई की होल्डिंग सिंपली जिस कंपनी में ज्यादा है, मतलब उन लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको अगर कंपनी में ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आपका भी उसमें पैसा बन जाएगा। इसमें भी मैनिपुलेशन बहुत होता है, बट अभी मान के चलो आपने कोई कंपनी खोली, आपके कंपनी में सीधा अंबानी इन्वेस्ट कर रहा है, मोटा भाई सीधा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो बाद में आके अदानी भी इन्वेस्ट करेगा, क्यों? कि अरे भाई मोटा भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हमें इन्वेस्ट करने में क्या आता है, ऋषि भाई की कंपनी बहुत डेफिनेटली अच्छी होगी। तो सेम लॉजिक रहता है। एफआईआई मान के चलो बहुत ही एक पॉपुलेटेड इन्वेस्टर कम्युनिटी है, अगर वो कोई स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो आपको भी डेफिनेटली स्टॉक में इंटरेस्टेड रहना चाहिए। सिंपल लॉजिक हो गया, बेसिक ज्ञान फॉर द बिगिनर्स। उसके बाद फंडामेंटल देखना तो अलग चीजें हो गई, बट हाँ सब चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी। तो हमने पार्टिसिपेंट तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो बैकएंड हो गया कि कैसे वर्कआउट करता है। अभी एफ आई आई एंड डी आई हमारे लिए बहुत जरूरी है टू मूव द स्टॉक मार्केट, टू क्रिएट अ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी थोड़ा टफ वर्ड हो जाएगा अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर हो, बट अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज में समझाऊंगा, मान के चलो रिलायंस का शेयर है, राइट, 2,000 रुपए चल रहा है, एंड अगर इसको 2,000 से 2,200 जाना है, ओके, 2,000 से 2,200 मतलब कि 200 पॉइंट बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेगा? ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगा ना। इसके लिए एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए। अगर बायर एंड सेलर दोनों होगा तो ही ट्रांजेक्शन होगा एंड प्राइस आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लेते हैं कि रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है 2,000 रुपए, सपोज आप बायर हो और प्राइस 2,000 चल रहा है, तो आप क्या सोचोगे? मुझे तो भाई जितना सस्ता मिले उतना सही है ना। तो आप सोचोगे कि मुझे तो 1998 में मिलेगा तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगा। सामने कोई सेलर बैठा होगा, वो क्या सोचेगा कि जितना ज्यादा भाव में सेल करूंगा, अगर मेरी कार है, मैं अगर 10 लाख में बेचूंगा तो मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट है ना, क्योंकि कार 8 लाख की है ना। तो सेम चीज सेलर सोचेगा। सेलर सोचेगा कि मैं 2002 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अभी मान के चलो आप में फोमो है, या तो ओवरऑल मार्केट में फोमो है, या तो फिर बहुत ज्यादा लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो लोग क्या करते हैं, 1998 के लिए वेट नहीं करते, वो सीधा जाते हैं, नहीं भाई 2002 पे ले जा, मुझे पता है कि स्टॉक 2200 जाने वाला है, मैं 2002 2 रुपए ज्यादा देने में मुझे कोई कुछ नहीं जाता, मैं 2002 में बाय कर लूंगा। तो वैसे ही लोग 2002 में बाय करते हैं। आगे सेलर 2010 में रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2010 में सेलर रहेगा, और बायर आएंगे 2010 के भी बाय कर लेंगे, राइट। और आगे सेलर रहेगा 2100 में, और बायर आएंगे 2100 के भी सारे स्टॉक उठा लेंगे। तो प्राइस डायरेक्टली कहां पे चले जाएगी? 2000 से सीधा 2100 पे प्राइस चले जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन कहां पे हो रहा है? 2100 पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। लोग आ रहे हैं बाई कर रहे हैं 2100 पे, लोग आ रहे हैं सेल कर रहे हैं 2100 पे। तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है वहां पे आपके स्टॉक की प्राइस रहे। तो ऐसे प्राइस मूव करती है 1998 से 2200 तक। सिंपल समझ में आया कि प्राइस कैसे मूव करती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट। ये बैकएंड में बहुत लोगों को नहीं पता होगा डेफिनेटली, एंड अगर पता है तो कमेंट कर दो कि भाई हमें पता था, एंड अगर नहीं पता इसके ऊपर और ज्यादा जानना है, डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना, राइट। तो भाई ये तो प्राइस मूवमेंट हो गया ना, इसमें एफ आई एंड डी आई का क्या इनपुट है? यस। तो अभी प्राइस को अगर 2,000 रुपए से 2,200 जाना है, तो इन सब के लिए जो बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए ना, मान के चलो 1,000 या तो फिर 10,000 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, है ना, 10,000 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इन दोनों प्राइस के बीच में, और ज्यादा लाखों में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन के बीच में ना, अभी मान के चलो इंडिया में स्टॉक मार्केट में कितने लोग ट्रेड करते हैं, है ना, उसमें भी इससे बड़े बड़े स्टॉक में कितने लोग ट्रेड करेंगे? बहुत ही कम लोग। अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट,
तो इसमें से 50 बायर रहेंगे, 50 सेलर रहेंगे, तो प्राइस कहाँ ही मूव करेगा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। यहाँ पे आते हैं FII एंड DII जो हैवी क्वांटिटी में बाय करता है। अभी मान के चलो 2000 पे बायर है एंड 2002 रुपये पे सेलर है, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो प्राइस मोमेंटम होता है ना, वो फिल करते हैं FIIs एंड DIIs, क्योंकि एक क्विक मोमेंटम रहता है। तो इसीलिए हमें FII एंड DII की जरूरत होती है, क्योंकि वो लोग मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा क्विकली एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। कोई कोई स्टॉक में आप जाओगे ना तो देखना वहां पे बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं होती, वहां पे सामने 100 बायर रहेंगे, मतलब 10,000 बायर रहेंगे एंड आगे 18,000 सेलर रहेंगे, तो बहुत ज्यादा कम लिक्विडिटी होगी वहां पे। आपको ना जिस प्राइस पे आपको स्टॉक चाहिए उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, राइट। इसका ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में कंसेप्ट है, बट उतना डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, एज ए बिगिनर आगे जाके हम समझेंगे। तो हमने बात कर ली FII DII क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होता है। अभी बात करते हैं कि हमारे रेगुलेटर्स कौन कौन सा है। भाई हम स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट सेफ है नहीं है ना, हमारे साथ मैनिपुलेशन तो नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा तो नहीं चला जाएगा, हमारा पैसा कोई खा तो नहीं जाएगा। डेफिनेटली मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत होता है मार्केट में, बट हाँ एक रेगुलेटर है। जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए कैसा पुलिस वाला रहता है, अगर आपने PUC नहीं निकलवाया आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ेगा, मांगेगा भाई PUC किधर है, आप पॉल्यूशन फैला रहे हो, PUC करवाओ, राइट। सेम जगह पे रेगुलेटर होता है, अगर कोई कंपनी मैनिपुलेट कर रही है, उसी कंपनी के शेयर को अप डाउन कर रही है, तो सेबी आएगी, देखेगी भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, अपना ही पैसा अपनी कंपनी में डाल के अपने शेयर को ऊपर नीचे कर रहे हो और खुद प्रॉफिट बना रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, राइट। तो उसी चीज को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है ना, इसका काम सिंपली अगर बहुत शॉर्ट में समझाओ ना तो मैनिपुलेशन कम करना, बट फिर भी मैनिपुलेशन तो होता ही है। अभी NSE इतने इंडेक्स ला रही है, अभी और 4 इंडेक्स लॉन्च कर दिए, अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऑप्शन भी चालू करने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पे सेबी इन चीज़ों को नोटिस कर रही नहीं कर रही, कि ये इन्वेस्टर के अगेंस्ट जा रही है, सारी चीज़ें इन्वेस्टर के लिए अच्छी है या नहीं है। बट हाँ एक रेगुलेटर है हमारे पास, सेबी, हम मान सकते हैं, आगे देखेगी तो भगवान जाने, बाकी पैसा लूज करते रहेंगे। एनीवेज, तो सेबी क्या करती है, तो सिंपली सारा बिजनेस फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखती है। NSE एंड BSE जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जो हमने आगे बात की, राइट। स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स अच्छे से काम कर रहे नहीं कर रहे, लोगों को लूट तो नहीं दिए, वो चीजें देखती है। इन शॉर्ट मैनिपुलेशन अटकाती है। तो इतना ही काम है सेबी का। सो होप सो सारी चीजें समझ में आई होगी, मैं उतना ज्यादा फटाफट भी नहीं बोला होगा। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगा कमेंट कर देना, वीडियो को फिर से भी एक बार देख लेना ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए कि बैकएंड में चीजें कैसे वर्कआउट करती है। एंड वन मोर थिंग, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड साथ ही साथ कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको राइट वे में नॉलेज दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ, एक मोटिवेशन भी मिल जाए। एंड मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, क्योंकि पूरी पूरी सीरीज आने वाली है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी जो आई गेस तो बाकी सारी चैनल पे नहीं सीखने के लिए मिली है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।